आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे CRPC 1973। इसमें अध्याय 23 जिसका शीर्षक है जांचों और विचारणों में साक्ष्य। तो आइए देखते हैं। इसमें खंड क है, इसका शीर्षक है साक्ष्य लेने और अभिलिखित करने का ढंग। इसमें धारा 272 कहती है न्यायालयों की भाषा। धारा 273 कहती है साक्ष्य का अभियुक्त की उपस्थिति में लिया जाना। धारा 274 समन मामलों और जांचों में अभिलेख। धारा 275 वारंट मामलों में अभिलेख। धारा 276 सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण में अभिलेख। धारा 277 साक्ष्य के अभिलेख की भाषा। धारा 278 जब ऐसा कार्य पूरा हो जाता है तब उसके संबंध में प्रक्रिया। धारा 279 अभियुक्त या उसके प्लीडर को साक्ष्य का भाषांतरण सुनाए जाना। धारा 280 साक्षी की भावभंगी के बारे में टिप्पणियाँ। धारा 281 अभियुक्त की परीक्षा का अभिलेख। धारा 282 दुभाषा ठीक भाषांतर करने के लिए आबद्ध होगा। धारा 283 उच्च न्यायालय में अभिलेख। अब इसका खंड ख है जिसका शीर्षक है साक्ष्यों की परीक्षा के लिए कमीशन। इसमें धारा 274 कहती है कब साक्ष्यों को हाजिर होने की अभिमुक्ति दी जाए। धारा 285 कमीशन किसको जारी किया जाएगा। धारा 286 कमीशन का निष्पादन। धारा 287 पक्षकार साक्ष्यों की परीक्षा कर सकेंगे। धारा 288 कमीशन का लौटाया जाना। धारा 289 कार्यवाही का स्थगन। धारा 290 विदेशी कमीशनों का निष्पादन। धारा 291 चिकित्सीय साक्षी का अभिसाक्ष्य। धारा 291 के मजिस्ट्रेट की शिनाख्त रिपोर्ट। धारा 292 टकसाल के अधिकारियों का साक्ष्य। धारा 293 कतिपय सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञों की रिपोर्ट। धारा 294 कुछ दस्तावेजों का औपचारिक सबूत आवश्यक न होना। धारा 295 लोक सेवकों के आचरण के सबूत के बारे में शपथ पत्र। धारा 296 शपथ पत्र पर औपचारिक साक्ष्य। धारा 297 प्राधिकारी जिनके समक्ष शपथ पत्रों पर शपथ ग्रहण किया जा सकेगा। धारा 298 पूर्व दोष सिद्धि या दोष मुक्ति कैसे साबित की जाए। धारा 299 अभियुक्त की अनुपस्थिति में साक्ष्य का उल्लेख। अध्याय 24 जिसका खंड है ये अध्याय 24 है। इसका शीर्षक है जांचों और विचारणों के बारे में साधारण उपबंध। धारा 300 कहती है एक बार दोष सिद्ध या दोष मुक्त किए गए व्यक्ति का उसी अपराध के लिए विचारण न किया जाना। धारा 301 लोक अभियोजकों द्वारा हाजिरी। धारा 302 अभियोजन का संचालन करने की अनुज्ञा। धारा 303 जिस व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही संस्थित की गई है उसका प्रतिरक्षा कराने का अधिकार। धारा 304 कुछ मामलों में अभियुक्त को राज्य के व्यय पर विधिक सहायता। धारा 304 हो गई। अब धारा 305 प्रक्रिया तब निगम या रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी अभियुक्त है। धारा 306 से अपराधी को समाधान। धारा 307 समाधान का निर्देश देने की शक्ति। धारा 308 क्षमा की शर्तों का पालन न करने वाले व्यक्ति का विचारण। धारा 309 कार्यवाही को मुलतवी या स्थगित करने की शक्ति। धारा 310 स्थानीय निरीक्षण। धारा 311 आवश्यक साक्षी को समन करने या उपस्थित व्यक्ति की परीक्षा करने की शक्ति। धारा 311 के नमूना हस्ताक्षर या हस्तलेख देने के लिए किसी व्यक्ति को आदेश देने की मजिस्ट्रेट की शक्ति। धारा 312
परिवादियों और साक्ष्यों के व्यय। धारा 313 अभियुक्त की परीक्षा करने की शक्ति। धारा 314 मौखिक बहस और बहस का ज्ञापन। धारा 315 अभियुक्त व्यक्ति का सक्षम साक्षी होना। धारा 316 प्रकटन उत्प्रेरित करने के लिए किसी असर का काम में न लाया जाना। धारा 317 कुछ मामलों में अभियुक्त की अनुपस्थिति में जांच और विचारण किए जाने के लिए उपबंध। धारा 318 प्रक्रिया जहां अभियुक्त कार्रवाई नहीं समझता। धारा 319 अपराध के दोषी प्रतीत होने वाले अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की शक्ति। धारा 320 अपराधों का समन। धारा 321 अभियोजन वापस लेना। धारा 322 जिन मामलों का निपटारा मजिस्ट्रेट नहीं कर सकता उनमें प्रक्रिया। धारा 323 प्रक्रिया जब जांच या विचारण के प्रारंभ के बाद मजिस्ट्रेट को पता चलता है कि मामला सुपुर्द किया जाना चाहिए। धारा 324 सिक्के, स्टाम्प विधि या संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के लिए तत्पूर्व दोषसिद्ध व्यक्तियों का विचारण। धारा 325 प्रक्रिया जब मजिस्ट्रेट पर्याप्त कठोर दंड का आदेश नहीं दे सकता। धारा 326 भागत एक न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट द्वारा और भागत दूसरे न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट द्वारा अभिलिखित साक्ष्य पर दोष सिद्धि या सुपुर्दगी। धारा 327 न्यायालय का खुला होना। अब आइए देखते हैं अध्याय 25 जिसका शीर्षक है विकृत चित्त अभियुक्त व्यक्तियों के बारे में उपबंध। इसमें धारा 328 कहती है अभियुक्त के पागल होने की दशा में प्रक्रिया। धारा 329 न्यायालय के समक्ष विचारित व्यक्ति के विकृति चित्त होने की दशा में प्रक्रिया। धारा 330 अन्वेषण या विचारण लंबित रहने के दौरान चित्त विकृत व्यक्ति की निर्मुक्ति। धारा 331 जांच या विचारण को पुनः चालू करना। धारा 332 मजिस्ट्रेट या न्यायालय के समक्ष अभियुक्त के हाजिर होने की प्रक्रिया। धारा 333 जब यह प्रतीत हो कि अभियुक्त इस स्वस्थ चित्त रहा है। धारा 334 चित्त विकृति के आधार पर दोष मुक्ति का निर्णय। धारा 335 ऐसे आधार पर दोष मुक्त किए गए व्यक्ति का सुरक्षित अभिरक्षा में निरुद्ध किया जाना। धारा 336 भार साधक अधिकारी को कृत्यों का निर्वहन करने के लिए सशक्त करने की राज्य सरकार की शक्ति। धारा 337 जहाँ यह रिपोर्ट की जाती है कि पागलबंदी अपनी प्रतिरक्षा करने में समर्थ है वहाँ प्रक्रिया। धारा 338 जहाँ निरुद्ध पागल छोड़े जाने के योग्य घोषित कर दिया जाता है वहाँ प्रक्रिया। धारा 339 नातेदार या मित्र की देखरेख के लिए पागल का सौंपा जाना। तो आशा करता हूँ आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक का बटन प्रेस कीजिए। इसी के साथ अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और हाँ, मुझे कमेंट करके ये बताना ना भूलिए कि आपको मेरी यह वीडियो कैसी लगी। इसी के साथ धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में जो होगा CRPC का अध्याय 26। इसका शीर्षक होगा न्याय प्रशासन पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के बारे में उपबंध जो धारा 340 से शुरू होगा।